नाज़रीन आदाब, खैर मकदम में आपका। आप देख रहे हैं जी सलाम और देखकर हाजिर हैं हम इस वक्त कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं इमरान खान और अगले 1 घंटे तक हम अपने जम्मू कश्मीर की हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। आगाज हेडलाइन से। जम्मू कश्मीर के हालात पर बोले राज्यसभा रुकने सुभाष चंद्रा। हुर्रियत से ना बात करके नौजवानों से बात करे सरकार। रियासत का नौजवान चाहता है अमन। MHS हॉस्पिटल में नवीद के अलावा भी थे और मिलिटेंट। पार्लिमानी उमूर की वजीर ने कबूल किया अस्पताल में दीगर मिलिटेंट की मौजूदगी के बाद। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अकबर लोन ने लगाया हुक्मरान जमात के लीडरान पर संगीन इल्जाम। कहा JNK बैंक के बड़े कर्ज दहंदगान में शामिल है रियासत की बड़ी सियासी शख्सियत। जम्मू कश्मीर के हालात के बीच बिजनेस कम्युनिटी के लिए आई अच्छी खबर। जल्द ही जम्मू में बनाया जाएगा ड्राई पोर्ट। हुकूमत और कंपनी के दरमियान हुई शुरुआती बातचीत मुकम्मल। और गांदरबल में अक्सरियती तबके ने पेश की गंगा जमनी तहजीब की अजीम मिसाल। मुसलमानों ने अदा की हिंदू खातून की आखिरी रस्मात। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। जम्मू कश्मीर में एक दफा फिर बड़े पैमाने पर मिलिटेंट दरअंदाजी की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान ने LOC के पास बड़ी तादाद में मिलिटेंट्स की भीड़ जमा कर रखी है और इनकी तादाद 50 से ज्यादा बताई जा रही है। शेलिंग और गोलीबारी इसी हिकमत अमली के तहत की जा रही है, लेकिन हिंदुस्तानी फौज की मुस्तैदी के सबब पाकिस्तान अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं हो पा रहा है। हिफाजती दस्तों ने गुज़िश्ता जनवरी माह में मुख्तलिफ ऑपरेशन में 28 मिलिटेंट को मार गिराया है और साफ है कि दरअंदाजी के जरिए पाकिस्तान रियासत में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की फिराक में है। तो ऑपरेशन ऑल आउट से जम्मू कश्मीर में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमों में फूट पड़ गई है। जम्मू कश्मीर में लगातार मिलिटेंट के सफाए के बाद हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सैयद सलाहुद्दीन पर नाकामी का इल्जाम लग रहा है। जराये के मुताबिक लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद ने सलाहुद्दीन की शिकायत पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से की है। लश्कर और जैश ने सलाहुद्दीन की जगह हिजबुल कमांडर आमिर खान या इम्तियाज खान को चीफ बनाने को कहा है। लश्कर और जैश के निशाने पर आने के बाद सलाहुद्दीन अंडरग्राउंड हो गया है। सलाहुद्दीन ने यूनाइटेड जिहाद काउंसिल से इस्तीफे की पेशकश की है और यह काउंसिल उसने मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को मुत्तहिद रखने के लिए बनाई थी। पाकिस्तान बॉर्डर पर लगातार सीजफायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान ने मंगल की देर रात राजौरी के मंजाकोट और शुमाली कुंजी इलाके में जबरदस्त गोलीबारी की, गोलाबारी भी फेंकी। तो पाकिस्तान के फौजी रहायशी इलाकों को भी निशाना बना रहे हैं और पाकिस्तान की फायरिंग से बचने के लिए मकामी लोग घरों में दुबके रहे। पाकिस्तानी फौजियों ने ताराकुंडी और माझाकोट सेक्टर में काफी गोलीबारी की। और जम्मू कश्मीर में सरहद पर कशीदगी के हालात बने हुए हैं। जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के मसले पर राज्यसभा रुकन डॉक्टर सुभाष चंद्रा से खास बातचीत की जी मीडिया नुमाइंदे रवि त्रिपाठी ने। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा हमारे साथ। तो सुभाष जी, जिस तरह से जम्मू कश्मीर के हालात हैं, सेना पर लगातार हमला हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ से 4 सैनिक कल भी शहीद हुए, आज भी लोकसभा में हंगामा हुआ, आपको क्या लगता है इसका सोल्यूशन क्या है? कि युद्ध सोल्यूशन है या फिर बातचीत सोल्यूशन है? तो बातचीत सोल्यूशन, लेकिन बातचीत जो अलगाववादी हैं उनसे करना सोल्यूशन नहीं है। मेरे हिसाब से हमारी भारत सरकार को वहाँ के युवाओं से उनका हाथ पकड़ना चाहिए, युवाओं से बात करनी चाहिए, क्योंकि मैंने महसूस किया है वहाँ जाके युवाओं के बीच में कि वो सोल्यूशन करना चाहते हैं और वो ना अलगाववादियों के साथ हैं। जो हम समझते हैं उनको कि वो अलगाववादियों के साथ है, वो नहीं है। और जो वहाँ का पढ़ा लिखा युवक है, युवक युवतियाँ, वो सब पीस चाहते हैं और उनका हाथ पकड़ने की आवश्यकता है। जिस तरह से कुछ लोग भारत के नेता बात पाकिस्तान के पक्ष में करने लगा, आपको लगता है कि अपने देश के बात नहीं करके पाकिस्तान की तरफ बात करना ये अच्छा है? नहीं, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान तो हमें सबको पता है कि वो उसका मकसद तो केवल लड़ाई का माहौल बनाए रखना, ताकि उनकी सेना जो है वहाँ पे बजट खूब ले सके, उससे खूब उनको पर्सनल पॉकेट्स में पैसा जा सके, इसलिए सब करते हैं वो लोग, और वो हल नहीं होने देंगे।
और ना ही कश्मीर के पॉलिटिशियन हल होने देंगे। क्या एक समय था 2 वर्ष पहले तक भारत सरकार से भी अलगाववादियों को पैसा मिलता था और पाकिस्तान से भी मिलता था, तो कैसे हल होगा? कौन हल करना चाहता है? कोई हल करना नहीं चाहता। आप कहते हैं कि नौजवानों से सरकार को पहल करनी चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, उनको मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। बिल्कुल मेन स्ट्रीम में लाना चाहिए। अभी जो ये लोकल बॉडीज के चुनाव हो रहे हैं वहाँ, उन चुनावों को सक्सेसफुल करना चाहिए। अब वो चुनावों को भी सक्सेसफुल करने में वहाँ की सरकार भी नहीं चाहती कि वो सक्सेसफुल हो। मुझे नहीं पता कि भारत सरकार क्या चाहती है, लेकिन वो चुनाव कामयाब होने चाहिए वहाँ पे, तभी तो आप एस्टैब्लिश करोगे ना डेमोक्रेसी। तो बातचीत के जरिए ही समाधान होगा और नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाना होगा, तभी जाके इस मामले का समाधान निकलेगा, ये कहना है डॉक्टर सुभाष चंद्रा का। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। रियासत में अमन अमान कायम करने के मकसद से मुकर्रर किए गए मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा राजौरी पहुंचे। उन्होंने गेस्ट हाउस में 22 अलग अलग डेलीगेशन से मुलाकात कर उनकी बात सुनी और उनकी परेशानी को जाना, जिसके बाद मुज़ाकरातकार दिनेश्वर शर्मा जम्मू लौट आए। एक लार्ज स्केल पर जोरी पुंछ में पहाड़ी और गुर्जर रेजिमेंट आर्मीज में करें ताकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनको रोजगार मिल सके। ये जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है ये J&K में 2006 का, इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उसके बाद जो बॉर्डर के हालात हैं, जो मैंने इनके से कहा है कि कल भी हमारे 4 जवान जो शहीद हुए हैं और 99% लोग जो हैं यहाँ पे डाउन टाउन कम्युनिटीज हैं और बहुत सारे लोग जो हैं होस्टलेस हुए हैं, वहाँ मार्केट बनाए जाएँ। ये वो हुकूमत ने इस बात को तस्लीम कर लिया है कि मंगल के रोज SMHS अस्पताल में हुए नवीद के अलावा चंद और मिलिटेंट ने भी प्रोटेक्शन पार्टी पर हमला किया। कानून साज काउंसिल में आज इस मुद्दे को उठाते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ ने सरकार से इस मामले पर वजाहत का मुतालबा किया। अपोजिशन का कहना है कि शहर के बीचों बीच इस तरह का हमला नज़्म व नस्क की बिगड़ती सूरत हाल का मजहर है। पार्लिमानी उमूर के वजीर ने ऐवान को बताया कि मामले की तफ्तीश जारी है और रिपोर्ट आते ही मेंबरान को इससे मुत्तला किया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों हुए इस दहशतगर्दाना हमले में 2 पुलिस एहलकार मुश्ताक अहमद और बाबर खान शहीद हो गए। इस सिलसिले में जो कल वाक़ा हुआ है, बड़ा ही सीरियस सिक्योरिटी लैप्स है। अस्पताल में पहली दफा ऐसा हुआ है। वहां मरीज होते हैं, उनकी मिजाज पुरसी करने के लिए लोग आते हैं, और जो वाक़ा हुआ और जिस तरह हुआ है, मेरे ख्याल में ऑनरेबल मिनिस्टर जो भी यहाँ गवर्नमेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर है वीरी साहब हैं, कि इसमें मुकम्मल बयान दें हाउस में कि वाक़ात क्या हुए हैं और हुकूमत ने क्या कार्रवाई की इस सिलसिले में इन चीजों को रोकने के लिए। ये श्रीनगर के हार्ट में है, श्रीनगर के दिल में है, ये हुआ है और डाउन टाउन में हुआ है, और इस सिलसिले इसको सीरियसली लीजिए और इसमें बाज़ाब्ता हाउस को कॉन्फिडेंस में लीजिए कि सरकार क्या करने जा रही है और क्या वाक़ात कैसे हुए। एक तरफ हम कह रहे हैं कि पंचायत इलेक्शन करेंगे, दूसरी तरफ हम दूसरे अमन की बात करते हैं। ऐसे हालात ये होना ये एक बहुत गंभीरता सिचुएशन है। सरकार इस बारे में एक तफसीली जवाब दे और ये कितने सिक्योरिटी लैप्स है, ये इसके बारे में सोचने की जरूरत है। A militant, namely Mohammed Naveed Jat Abu Hanzala Chotu, lodged in Central Jail Srinagar, was brought to SMHS Srinagar, along with 5 more detainees escorted by the police party of DPL Srinagar. As soon as they reached OPD of SMHS, the police party accompanying the militant was attacked by some unknown militants by pistol, due to which 2 police personnel, namely Head Constable Mushtaq Ahmed and Constable Babar Khan, got injured and later attained martyrdom. The Pakistan militant Naveed, along with the attacker, managed to escape from the spot. In this regard, FIR number 818 under section 302(224) RPCN 7/27I Act has been registered in police station Karanagar, Srinagar. Investigation taken up. इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी तो फिर हम बता सकते हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या लैप्सेस है, वो हम बता देंगे। विल बी बैक टू यू, विल बी बैक। अपोजिशन के एहतजाज के बरखिलाफ बीजेपी का मानना है कि रियासत के हालात में बेहतरी आ रही है। जी सलाम से बात करते हुए बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने कहा कि पाकिस्तान को जल्द ही अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। गुज़िश्ता 2 बरसों की हम बात कर रहे हैं और इतनी सारी हिलाकतें, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर एक बड़े मुश्किल दौर से गुजरा है पिछले 30 सालों में, और ये जो पाकिस्तान की दहशतगर्दी है, इन्फिल्ट्रेशन है, वो लगातार कोशिश में है कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों को यहाँ भेज के यहाँ खून खराबा किया जाए।
हमारे यहाँ बॉर्डर के ऊपर आर्मी के जवान हैं, बीएसएफ के जवान हैं, वो मुकाबला करते हैं। अंदर हमारे पुलिस वाले, आर्मी वाले और जॉइंट ऑपरेशंस चलते हैं और बहुत बड़ी कुर्बानी है हमारे जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवानों की। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा जब जम्मू कश्मीर असेंबली में पुलिस के जवानों की बात आती है तो मैं हमेशा पुलिस के जवानों को सैल्यूट करता हूं। पिछले साल तो कैसे देखते हैं आप चीफ मिनिस्टर का स्टेटमेंट, कैसे देखते हैं जो ये सवाल जब वहाँ एक ऑनरेबल मेंबर ने पूछा था तो उसके जवाब में उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन दी है। देखिए, किसी भी इंसानी जान का जाना जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन हमारे जो वतन परस्त पुलिस के नौजवान हैं वो अपने वतन के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों और आवाम के लिए दुश्मन मुल्क से लड़ते लड़ते कुर्बान हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, आपने भी उसको ये सारी स्टोरीज कवर की हैं, चाहे वो मोहम्मद अयूब पंडित थे, SHO फिरोज अहमद डार थे, लेफ्टिनेंट उमर फयाज थे, ASI शाह थे, या कल वो जो हॉस्पिटल में हुआ है अबरार साहब को उनको शहीद कर दिया गया। तो ये बहुत दुखदायक वाक़े हैं। ये इंसानों का कत्ल है, इंसानियत का कत्ल है। ये दो हमारा जो है दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान, इस दहशतगर्दी के कारण एक बड़े मुश्किल हालात में है जम्मू कश्मीर। लेकिन हमें दुख है, दर्द है, हमारे जवानों की जान गई है, लेकिन मुल्क की हिफाजत करते करते वो लोग कुर्बान हुए हैं। उनकी कुर्बानी को हम सलाम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर रैना। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर के मुताबिक जो कुछ हो रहा है, एदाद शुमार जो है, कोई भी शख्स मार रहा हो, आखिर इंसानियत का मामला है और हमें देखना होगा कि दोनों मुल्कों के बीच में यह तल्खियाँ कब खत्म होंगी। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, ज़ी मीडिया, जम्मू। और मकामी नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाने की मुहिम को कामयाब बनाने के लिए हुकूमत को मजीद मेहनत करनी होगी। वज़ीर आला महबूब मुफ्ती ने रियासत में अमन और कानून की सूरत हाल से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में बताया कि गुज़िश्ता 3 सालों में 280 नौजवान मिलिटेंट तंजीमों से वाबस्ता हुए हैं। गुज़िश्ता 2 सालों की बनस्बत साल 17 में सबसे ज्यादा 126 नौजवान मिलिटेंट बने। वाज़ेह है कि वज़ीर आला के पास ही वज़ीर दाखिला का भी कलमदान है। अपने तहरीरी जवाब में वज़ीर आला ने बताया कि रियासत की मुख्तलिफ जेलों में 97 खवातीन समेत 2694 कैदी बंद हैं, जिनमें 2 खातून और मुत्तहिद हुर्रियत लीडरों को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। वज़ीर आला ने बताया कि 228 मर्द और 8 खवातीन पर इल्जाम दुरुस्त पाए गए हैं, जबकि 2156 मर्द और 88 खवातीन के मामले जेर समाअत हैं। सियासी कैदियों से मुतालिक पूछे गए सवाल के जवाब में वज़ीर आला ने बताया कि तस्लीम शुदा सियासी जमात को कोई भी लीडर जेर हिरासत में नहीं है। हिफाजत दस्तों की शहादत के मुतालिक वज़ीर आला ने बताया कि नज़्म व नस्क़ सूरत हाल से निपटने में गुज़िश्ता 3 सालों में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए, लेकिन दहशतगर्दाना हमले के दौरान गुज़िश्ता 2 सालों में 49 जवान शहीद हो गए, 134 जख्मी हुए। हिज़्ब इख्तिलाफ ने वज़ीर आला के बयान को सरकार की नाकामी करार दिया है। CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुबारक गुल ने कहा कि सरकार की पॉलिसी वाज़ेह नहीं है। उनका मानना है कि मरकज और रियासती सरकार के मौक़िफ़ में काफी तजाद है। You see, that is exactly we have been it's a very serious concern from all of us. Such a situation emerging on the scene and getting further deteriorated. That is the failure of the policy pursued by the government of India, the Kashmir policy, so-called. They are claiming that we have controlled, we have done whatever was required to be done, but the fact remains that emergence of uncertainty remains, and then that favors all those who want to undermine the peace process. There are the statements come from the security forces, from the army, from the central government, from the MLAs, MPs, chief minister, and other office bearers of the political parties. And there's a chaos and confusion everywhere. I think it will be addressed politically. There is a 2 dimensions in this. One is an internal dimension and an external dimension. I think we must work on the internal dimensions also and the external dimensions also. Then the results will come out and peace will be restored in the state. The people are coming, youths are joining the militancy, and it is not be catched by force. It will be tackled by the politically and there must be a vision and agenda for this, then it will come down.
और रियासत की बिजनेस कम्युनिटी के लिए अच्छी खबर है, जल्द ही जम्मू में ड्राई पोर्ट कायम किया जाएगा। इसकी तामीर दुबई की एक कंपनी के जरिए की जा रही है। इस सिलसिले में डीपी ग्रुप और रियासती हुकूमत के दरमियान शुरुआती दौर की बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। वजीर आजम के दुबई दौरे के दौरान MOU पर दस्तखत किए जाएंगे। आलमी शोहरत याफ्ता दुबई पोर्ट ग्रुप का एक आला सतही वफ्द रियासत के दौरे पर है। ये कंपनी मुख्तलिफ ममालिक में लॉजिस्टिक सपोर्ट से मुताल्लिक प्रोजेक्ट पर काम करती है। हिंदुस्तान में भी इसके कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इस फील्ड में काम करने का वसी तजुर्बा है इस कंपनी के पास। ग्रुप के CEO सुल्तान अहमद बिन सुलेमान की क़ियादत में कंपनी के एक आला सतही वफ्द ने जम्मू में वज़ीर ख़जाना हसीब दराबू से मुलाकात की। ये पहला मौका है जब दुबई पोर्ट ग्रुप रियासत में किसी प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने जा रहा है। दुबई पोर्ट ग्रुप के CEO रियासत में सरमायाकारी को लेकर काफी पुरजोश दिखाई दिए। उनका मानना है कि पोर्ट के क़याम से सूबे की हमजहत तरक्की की राह हमवार होगी। We had fruitful discussions today regarding establish a state-of-the-art logistic park that will involve dry ports, logistics of commodities that need temperature control, cool stores and so on for products from Kashmir. This we believe will be something that will help the business community. This is something in line with what we do. As DP World, we are in this business for over 30 years. We have built so many times logistic parks for third-party logistic and so on. So we are very familiar with that. Well, logistic park will definitely reduce the cost for the traders, for the farmers who sometimes lose their crops because of bad storage, because of bad logistics. This is in line of our business whereby we want to make sure that products are available. वाज़ह हो कि बजट स्पीच के दौरान वज़ीर ख़जाना ने रियासत में गैर मुल्की सरमायाकारी की बात की थी। मौजूदा MOU इसी की एक शक्ल होगा। वज़ीर आज़म के दुबई दौरे के दौरान इसे हतमी शक्ल दी जाएगी। इस हवाले से रियासती हुकूमत ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। वजारत रेल से लेकर जमीन की शिनाख्त और उसका अलाटमेंट सभी मुद्दों पर चर्चा चल रही है। वज़ीर ख़जाना ने इस प्रोजेक्ट को रियासत के लिए खुश आइन करार दिया है। दुबई गवर्नमेंट का एक अपना दुबई पोर्ट DP वर्ल्ड है जो दुनिया में सब जगह लॉजिस्टिक्स पार्क बनाता है। तो उनके साथ MOU आज डिस्कस हुआ। हमें पूरी उम्मीद है कि ये MOU प्रधानमंत्री के विजिट जो 10 तारीख को दुबई में है वहाँ साइन होगा। उस पर हमने आज चर्चा की, तय हुआ MOU पे दस्तखत होंगे। दोनों पार्टीज ने एग्री किया हुआ है। बेसिक MOU है। अब जो चेयरमैन आए हैं वहाँ से DP वर्ल्ड के, वो साइट विजिट देखेंगे एक दो जगह जम्मू में, और फिर उस पर हम देखें कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनके तरफ से तो कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। अब हम देखेंगे ज़मीन कहाँ कितनी मिलती है और लैंड कहाँ होगा। इससे जो है पूरी बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो काफ़ी कम हो जाएगा। सनती वजीर चंद्र प्रकाश गंगा भी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी पुरुम्मीद हैं। उन्होंने कहा कि पोर्ट के क़याम से किसानों को होने वाले नुकसान की तलाफी होगी और उन्हें अपनी पैदावार का ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा भी मिलेगा। ट्रेडर को बहुत फ़ायदा है और आगे कंज्यूमर को बहुत फ़ायदा होगा उससे, और इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा होगा। ड्राई पोर्ट एक किस्म की कोल्ड स्टोरेज की चैन है। जदीद तकनीक से आरास्ता इन पोर्ट में चीज़ें सालों तक महफूज रखी जा सकती हैं। जाहिर है इनका फ़ायदा दूसरी रियासतों के ताजिर और किसान भी उठा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जो ड्राई पोर्ट बनेगा उससे ना बल्कि जम्मू कश्मीर को फ़ायदा होगा बल्कि देश भर में जो है इसका फ़ायदा होगा। जो इसका MOU है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दुबई जाएंगे वहाँ पे उसका MOU साइन होगा। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, लौट रहे हैं। आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं जी सलाम और हम पेश कर रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद खैर मकदम है आपका। सीनियर वजीर और सरकार के तर्जुमान नईम अख्तर ने इस ट्रेड पर तशवीश का इजहार किया। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मरकज और रियासती हुकूमत को इस मसले पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। साथ ही उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ से मुतनाज़ा और इश्तिआल अंगेज बयानात न देने की भी अपील की। नईम साहब, जिस तरह से श्रीनगर में एक तो फिर से मिलिटेंट्स रिलेटेड जो इंसिडेंट्स है उसमें इजाफा देखने को मिला है, तो इसको सरकार किस तरह से देखती है? क्योंकि जिस तरह से अस्पताल में अंदर इस तरह से वाक़या पेश आना, तो कैसे देखते हैं? ये कंडेमनेबल है, ये नहीं होना चाहिए था। और कोई अब लिहाज ही नहीं, अस्पताल है क्या है, हम पता नहीं कौन सा जहाद लड़ रहे हैं।
तो ये बहुत ही इंतहाई शर्मनाक वाक़या है जिसने भी किया है, लेकिन इसमें हमें भी हमने गवर्नमेंट में भी इंक्वायरी कर रहे हैं इसमें कि कैसे ये हुआ, कि एस्केप कैसे हुआ, अगर कोई प्लान था तो क्या था, कैसे था। तो इसमें तो मुझे लगता है कि बहुत सख्ती से निपटना है। देखिए, मिलिटेंटों की तादाद से पता नहीं चलता है, ये एक माहौल की बात है। इसी के लिए हमने हमेशा कहा है माहौल ठीक हो जाएगा जब बातचीत होगी, सब लोग आ जाएंगे, जैसे 2003 में शुरू किया था वाजपेयी जी ने। तो आज आप देख रहे हैं सरहद पर इतनी गोलाबारी हो रही है, अंदर से मिलिटेंट कर रहे हैं अटैक, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो इसमें आप कोई एक ऐसा कोई है नहीं कि आप कश्मीर को इन सब चीज़ों से अलग करके फिर डील करेंगे। लेकिन सरकार ने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए, जो पत्थरबाजी में मुलव्विस थे, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, उनको भी माफ़ किया, लेकिन एलिनेशन क्यों है? वो भी है ना भाई, कोई एक दिन का नहीं है कि आपने पत्थरबाजों को वापस किया तो मामला ख़त्म हो गया। ये नहीं, एक प्रोसेस है, एटीट्यूड है, एक रीचिंग आउट का। जैसे मोदी जी ने बहुत सही कहा कि हमें गले लगाना है, उस गले लगाने में वो जो उसमें सबका सहयोग चाहिए, पूरे मुल्क का सहयोग चाहिए। हमारा जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम नहीं है, पीडीपी का प्रॉब्लम नहीं, बीजेपी का प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम एक नेशनल प्रॉब्लम है। उसका एक आखिरी सवाल ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिस तरह से हवा देने में लगी है, फारूक अब्दुल्ला का कल बयान आया, इस चीज़ को उकसावा दिया जाता है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सियासत बंद होनी चाहिए इस मसले पर? वो तो फारूक साहब कहते रहते हैं, उन्होंने तो अभी अपने इलेक्शन के दौरान कहा था कि बहुत अच्छे लोग हैं, मिलिटेंट जो हैं अच्छा काम कर रहे हैं, उनको शाबाशी दी थी। तो अब क्या कहूँ मैं, बुज़ुर्ग सियासतदान हैं। और अभी उमर अब्दुल्ला साहब ने इनको ताना दिया बीजेपी को कि कश्मीर में वहाँ वो मारे गए बदकिस्मती से यात्री, तो आपने यहाँ कोई जम्मू में हंगामा नहीं किया। तो ऐसे प्रोवोकेशंस तो वो देते रहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है, न देश के हित में है न कश्मीर के हित में है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अकबर लोन ने हुक्मरान जमात के सीनियर लीडरान पर संगीन इल्जाम आयद किया है। उनका कहना है कि जेके बैंक के बड़े कर्ज दहिंदगान में सूबे की कई बड़ी सियासी शख्सियत शामिल हैं। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास डिफॉल्टर लोगों के खिलाफ वाज़े सबूत हैं। नईम साहब, जिस तरह से श्रीनगर में एक तो फिर से मिलिटेंट्स रिलेटेड जो इंसिडेंट्स है उसमें इजाफा देखने को मिला है, तो इसको सरकार किस तरह से देखती है? क्योंकि जिस तरह से अस्पताल में अंदर इस तरह से वाकया पेश आना, तो कैसे देखते हैं? ये कंडेमनेबल है, ये नहीं होना चाहिए था, और कोई अब लिहाज ही नहीं है, अस्पताल है क्या है। हम वही अकबर लोन के इन इल्जामात पर बीजेपी के लाल सिंह ने सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ सुर्खियां बटोरने के लिए बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रहा है। रियासती असम्बली की कार्रवाई में क्या कुछ रहा, रियासत जम्मू कश्मीर की सूरत हाल कहाँ पर पहुंची, हमारे साथ रियासती वजीर चौधरी लाल सिंह जी मौजूद हैं। चौधरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ये बताएगा कि अपोजिशन का अब की बार मुतालबा जो आज का था कि पुलिस पार्टी को ज़्यादा मुहतात रवैया इख्तियार किया जाना चाहिए था, जिस पार्टी को लेकर मिलिटेंट जो अरेस्ट हुए हैं उनको लेकर आप अस्पताल जा रहे हो, तो साथ में पुलिस की खुसूसी पार्टी होनी चाहिए थी। आप कितना अपोजिशन के इस आरोप से मुतमईन हैं? देखिए, मेरी बात सुने, अपोजिशन का जो रोल है वो उसने तो करना अपना रोल, जो सरकार का रोल है वो सरकार के तरीके से किया जा सकता है। हमें हर साइड को देखना है, इंसान देखना है। रियासत का कोई इंसान चाहे पुलिस की शक्ल में किसी शक्ल में है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी, उसकी जान माल की हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हर की जान बचाना हमारा अपना फर्ज है, धर्म है, ये ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट है। इसमें कोई नहीं है अपोजिशन क्या कहती है दूसरी क्या कहती है, जान माल सबकी ख्याल रखना हमारा फर्ज है। लाल सिंह जी, अगर चनानी टनल की बात करें तो नीलम लंगे जी ने एक सवाल उठाया था असेंबली में, कहा कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सब कुछ क्लियर किया लेकिन पोल्यूशन का वहाँ पे खास ख्याल नहीं रखा जाता, वाटरिंग बाकी चीज़ें जो होनी चाहिए थी उसका ध्यान नहीं रखा। देखिए मेरी बात, कोई भी जो पोल्यूशन, जब भी आदमी किसी को NOC देते हैं तो उनकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी होने के बाद होता है, उसकी लोकल की सिचुएशन, सारा एरिया, जहाँ तक सवाल है सड़कें बनना, जब सड़क बनती है तो उसमें क्या पोल्यूशन का क्या करना है, क्या करोगे? सड़क का जो नेशनल हाईवे बनने जा रहा है, जम्मू कश्मीर को जोड़ रहा है, खुला हो रहा है, वाइडनिंग हो रहा है, उसमें कौन सी पोल्यूशन का क्या कंसर्न है? देयर इज नो कंसर्न ऑफ पोल्यूशन। वहाँ ये है कि हम कोई किसी को अननेसेसरी अनवांटेड पेड़ जो गिराए ना,
उसके लिए संभालें, उसको देखें। अगर वो उसमें मार्क हुए हैं नेशनल हाईवे पे तो वो भी कटेंगे, दिस इज वेरी क्लियर। और मैं नहीं समझता कि वहाँ को पोल्यूशन का ऐसा कोई कुछ हो रहा है। उस नेशनल हाईवे पे क्या हो जाना है, नेशनल हाईवे बनना है, उसको कोई बंदा रोक नहीं सकता। एक आखिरी सवाल आपसे होगा कि रियासत के साबिक स्पीकर, रियासत के साबिक वजीर अकबर लोन का आरोप है कि स्पीकर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर खुद जम्मू कश्मीर बैंक के डिफॉल्टर हैं, तो लोगों को क्या मैसेज आएगा इससे? ये दोनों को पता होगा, ये मुझे नहीं पता इस बात को। इधर पीडीपी के यासिर ऋषि ने भी अकबर लोन के इल्जामात को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर इल्जामात सही साबित हुए तो वो इस्तीफा दे देंगे। रियासती असेंबली में आज जोरदार हंगामों के बीच एक अहम बात उठी। रियासत के साबिक असेंबली स्पीकर मोहम्मद अकबर लोन ने ऐवान की कार्रवाई के दौरान जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर बैंक के डिफॉल्टर्स हैं उनमें सबसे पहला नाम रियासती असेंबली का स्पीकर कविंदर गुप्ता, डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर निर्मल सिंह और उसके बाद पीडीपी के कुछ लीडरों का नाम लिया। बाहर जी सलाम के साथ खसूसी बातचीत में उन्होंने यासिर ऋषि और खुर्शीद आलम का भी नाम लिया। खुद हमारे साथ मौजूद हैं यासिर ऋषि साहब। ऋषि साहब, आपके रिवायती हरीफ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन। कंस्टिट्यूएंसी में 100 के करीब वोटों से आप जीत दर्ज नहीं कर सके, इस बयान को आप किस तरह से लेते हैं? देख लीजिए, अकबर साहब को मैं आपसे भी कह रहा हूँ और मैंने वो बाकी लोगों से कहा, उस बेचारी को खता है नहीं क्योंकि मुझे लोग तो कह रहे थे वो फ्रस्ट्रेट हो गया है, पागल हो गया। अब तो पता भी चला वो पागल है। अगर वो पागल नहीं होता तो वो ऐसी हरकतें करता नहीं। जो शख्स, जिस शख्स का नाम चलता है बैंक में, यासिर ऋषि का, जिसकी रेपुटेशन चलती है बैंक में, जिसकी क्रेडिबिलिटी है वहां पर, जिसके फोन पे ट्रांजैक्शंस होते हैं बैंक पे, तो उसका नाम लेगा तो वो पागलपन ही है। तो मैं लोगों से गुजारिश कर रहा हूं, उसके पार्टी वालों से और उसके घर वालों को, इसको जल्दी से पागल खाने ले जाओ। पागल हो गया है, इसको तो हमने सुना था लेकिन ये तो साबित ही हो गया। ऋषि साहब वो कह रहे हैं मेरे पास सबूत है। वो यार मैं कह रहा हूं मैं रिजाइन कर दूंगा यहीं पर। अगर आप लोग सबूत कर दो मैं रिजाइन कर दूंगा आज ही नहीं। अगर मैं कभी भी मेरी बैंक में, जेके बैंक के बारे में कभी भी मेरा पूछ लीजिए, जितने भी चेयरमैन रहे, जितने भी बैंकर्स रहे, मेरा नाम पूछ लीजिए। वो कह रहे हैं मैं कोर्ट में केस ले जाऊंगा अगर यहाँ से इन्वेस्टिगेशन नहीं की। क्या आप पैरेलल जाएंगे उनके खिलाफ कोर्ट में? कोर्ट में जाने की जरूरत ही नहीं, जब है ही नहीं मसला, उसको बेचारे को नहीं पता ही नहीं मैं क्या कहता हूँ। आपको पता है अकबर साहब का, तो मीडिया वालों को भी पता है, असेंबली में भी पता है, लेकिन मैं दूसरे हाउस में बैठता हूँ। आपका नाम लेकर जो आपकी रेपुटेशन पे आप कह रहे हैं कि मेरे पास इस किस्म का कोई डिफॉल्टर मैं नहीं हूँ, आपकी तरफ से क्या? मैं कोर्ट में ले जाऊंगा अब उसको, मैं तो अब कोर्ट में ले जाऊंगा उसको, मैं कोर्ट में ले जा सकता हूँ। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इससे पहले भी बहुत हरकतें की है, पागलपन की हरकतें। मैं कह रहा हूँ एक ही बात आपको कि मैं सुन रहा था वो पागल है, लेकिन आज सबूत हो गया कि वो पागल है, फ्रस्ट्रेट है। बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर ऋषि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलसी के मुताबिक मोहम्मद अकबर लोन की इस शिकायत को संजीदा लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका बैंक रिकॉर्ड सही है और बैंक रिकॉर्ड कहता है कि यासिर ऋषि के एक फ़ोन कॉल से ट्रांजैक्शन होती है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो जेके बैंक के साथ बहुत ही साथ। उन्होंने कहा कि अकबर लोन को इसी हरकत करने से पहले बैंक में पहले पता करना था कि यासिर ऋषि का अकाउंट डिफॉल्टेड है या नहीं। आशु के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, जम्मू। और सियासी उठापटक, बयानबाजी और तशद्दुद, इनका दौर तो चलता रहता है, लेकिन इस दौरान कुछ खबरें ऐसी भी होती हैं जो खास तौर से भाईचारे और मोहब्बत का पैगाम देती हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये नजारा आजाद हिंदुस्तान का है, लोगों के दरमियान फैली मोहब्बत का है, भाईचारे का है और उस नापाक कोशिशों के मुंह पर जोरदार तमाचा है जो सियासतदान अपनी गंदी सियासत के लिए अपनाते हैं। जिला गांधरबल के नजदीक गांव वकालार का भी कभी दीदार कीजिए। यहाँ गंगा जमनी तहजीब सिर्फ कहने भर के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ ये तहजीब सांसें लेती है। इसकी धड़कनें हर बाशिंदे के दिल में धड़कती हैं। यहाँ 85 साल की हिंदू खातून रूपानी की आखिरी रसूमात पूरे गाँव के मुसलमानों ने मिलकर अदा की। ये हमारे साथ मिल गुल चुके थे, शादी हो या गम, ये हमारे इन दोनों मुकामों पर हमारे पूरे इन हालात में हमारे साथ रह गुजरते थे। इसके लिए हम इनके साथ ताज़ियत के साथ बिल्कुल बराबर के शरीक है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ की तहजीब यही है। आज हालात कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यही है कि तकलीफ हो या दुख हो, अपना ही साथ आता है। जब हिंदू के दर्द में मुस्लिम शरीक हो तो ये अपने ही हैं, और इतने अपने कि 1990 में गांधरबल के इस गांव से जब कश्मीरी पंडित हिजरत कर रहे थे तब इन्होंने यहाँ अपनों के बीच रहना दुरुस्त समझा था। मोहब्बत का आलम देखिए कि रूपावती की वफात पर दुकानें और सरमायाकारी बंद रखी गई। मरहूम के रिश्तेदारों का कहना है कि हमारे मुसलमान भाइयों ने हमारा हर वक्त साथ दिया है, इसलिए हम जम्मू नहीं गए, कश्मीर में ही रहना बेहतर समझा।
वहीं मकामी लोगों की ख्वाहिश है कि हमारा जो भाईचारा है वो ऐसे ही कायम रहे। तो यहाँ के जो लोकल्स हैं इनका बहुत बड़ा सपोर्ट रहा कि तो लोकल्स का फुल सपोर्ट है अच्छी तरह से, कोई डरने वरने की बात नहीं है, कुछ नहीं है। एक से बढ़कर एक, मगर ऐसा ताउन रहा है कि कहने की बात नहीं है, वो आप खुद भी देख रहे हैं। ये मुल्क है हमारा, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल यहाँ हर गली के चौराहे पर, चाय के ठेले पर, पड़ोसी से लेकर दुकान तक देखने को मिल जाएगी। ये मिसाल नहीं बल्कि मोहब्बत की खुशबू है जो फिजाओं में फैली है और ऐसी ही कायम रहेगी अगर हम सियासतदानों की बातें न सुनकर दिल की सुने। जी सलाम के लिए गांदरबल से वकार मंसूर की रिपोर्ट। एक छोटा सा वक्फा, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। ऐवान बाला में आज अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। पहली दफा कानून साज काउंसिल में मुख्तलिफ जमातों को अरकान इस बात पर वॉकआउट कर रहे गए कि महकमा नशियात अपर हाउस की कार्रवाई को सही तरीके से कवर नहीं कर रहा है। अरकान की नाराजगी को देखते हुए चेयरमैन ने डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन को बुलाकर उनसे वजाहत तलब की। डायरेक्टर की यकीन दहानी के बाद अरकान असेंबली में वापस लौटे। जी सलाम ने मुद्दा उठाने वाले बीजेपी लीडर रमेश अरोड़ा से बात की। आज पहली दफा लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक वाकया पेश आया जिसमें पूरे हाउस ने आज सदन से वॉकआउट कर दिया। ये अपने आप में पहली दफा देखने को मिला। क्यों ऐसा करना पड़ा? हमें इसलिए करना पड़ता, आज हाउस के शुरू में ही मैंने ये प्रश्न उठाया था। मैंने कहा कि बहुत बार हाउस से भी डायरेक्शन की है, कमेटीज ने भी डायरेक्शन दी है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट जो है प्रॉपरली अपर हाउस की कवरेज नहीं करता, नहीं आगे भेजता। इस पर हाउस के सारे मेंबर्स सपोर्ट में खड़े हो गए। फिर उसके बाद हाउस उन सब का कंसर्न, सब ने माना कि हमारा सबका कंसर्न है। उसके बाद हमने वॉकआउट कर किया और हाउस का काम सस्पेंड करना पड़ा। हाउस का काम सस्पेंड करने के बाद हमने कहा डायरेक्टर को यहाँ बुलाया जाए। फिर डायरेक्टर को बुलाया गया। डायरेक्टर ने आने के बाद हमने 3-4 चीज़ें उनके सामने रखी। पहली गल तो एक सेपरेट प्रेस नोट, सेपरेट रिलीज अपर हाउस की जाए। दूसरी बात, जो हमारा टाइम स्लॉट रहता है, जो इसमें हमारा प्रेरोगेटिव रहता है, उसके ऊपर प्रॉपर से हमारा अपर हाउस का वो टाइम अलॉट किया जाए। तीसरी बात कि प्रॉपर मॉनिटरिंग की जाए, क्योंकि हमने कहा कि ठीक है हम लोग एज ए गवर्नमेंट के नाते हम माफी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऐड करते हैं, बाकी बेचते हैं। हम ये नहीं कि उसको इक्वेट कर रहे हैं, लेकिन एक दफ़ा ये पहली दफ़ा ये देखने को मिला है कि सभी पार्टियों ने इस बात पे मुतमईन दिखी। और आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो उसका ध्यान कम है अपर हाउस की ओर? डेफिनेटली कहीं ना कहीं कैजुअल अप्रोच के नाते लिया जाता है कुछ बातों को, क्योंकि इस चेयर से अपर हाउस की चेयर्स में चेयरमैन साहब ने 4-5 बार डायरेक्शन दी थी, पिछले सेशन में भी दी थी। उसको क्यों ऐसा क्यों है? क्यों आपके साथ ही क्यों ऐसा है? मुझे लगता है कि पर्टिकुलर कई बार क्या होता है कि उनको लगता है कि न्यूज बनाते समय या कोई किसी भी आदमी को डिप्यूट कर देते हैं, ठीक है आप अपर हाउस देख लेना। जैसे लगता है कि जैसे सेकंड क्लास कम अहमियत दी जाती है आपके काउंसिल को। पूरी में हमें ये करना पड़ा और उसको इंश्योर डायरेक्टर ने किया है कि आगे से जितने दिन हाउस चलेगा और आगे भी जब चलेगा वो इंश्योर करेंगे, पर्सन मॉनिटर करेंगे। रमेश अरोड़ा जिनका कहना है कि अपर हाउस को कम अहमियत दी जाती है, खासकर अगर पब्लिसिटी की बात की जाए, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनका ध्यान कम है। इसी पे अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए पूरे हाउस ने आज वॉकआउट किया। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और कानून साज काउंसिल में कांग्रेस के रुकन नरेश गुप्ता ने पीएमएस पैकेज में बदनवानी का इल्जाम आयद किया। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जो आदादो शुमार पेश कर रही है उस पर यकीन करना मुश्किल है। रियासती असम्बली के बजट सेशन कानून साज और कानून साजिया में अब की बार अजीबोगरीब सिचुएशन रही। जो सवालात यहाँ से भेजे गए हैं उनके जवाब जो हैं गलत एदाद शुमार के साथ पेश किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हमारे साथ मौजूद हैं। आपका सवाल रोड्स के मुतलिक था और जो जवाब था उसमें कहाँ तक आप मुतमईन हुए? क्वेश्चन मेरा आज मैंने यहाँ लगाया था, स्टार क्वेश्चन था। मैंने पूछा था कि पीएमडीपी जो प्रोग्राम है जिसमें 80,000 करोड़ का बड़ा आप ढंडोरा पिटते हो, बड़ा हाइप्ड आपने रखा है, मुझे उस प्रोजेक्ट की उसकी तफसील दे दो आप कि उसमें प्रोजेक्ट्स कौन से मेगा प्रोजेक्ट पीएमएस पैकेज में पीएमएस पैकेज में जब उन्होंने कोई लिस्ट इसमें तफसील डिटेल्स नहीं प्रोवाइड की हैं। अलबत्ता ये एक्सपेंडिचर बताया है और एक्सपेंडिचर किस साल का बता रहे हैं।
उस वक्त का जिसमें यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड यहाँ काम करती थी और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और एनसी की सरकार थी। उन प्रोजेक्टों के पैसे जो है इस पीएमडीपी में दिखाए गए हैं। मैंने इनको कहा कि प्रायोरिटी पे आप टनल बताइए कि कौन से टनल आप, आज भी इन्होंने नाशी टनल का जिक्र किया हुआ है कि नाशी टनल पर हमारी प्रायोरिटी है, जबकि नाशी टनल जो है चिनैनी और नाशी टनल पिछले 2 साल से 1.5 साल से वो जो है इनागुरेट हो चुका है। सरकार को कोई पता नहीं है कि इनागुरेट हुआ है कि नहीं हुआ, अभी बताते हैं उस पर काम चल रहा है। उसके बाद मैंने इनको कहा कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट टनल जो है छतरगला जो कनेक्ट करता है बनी बसोली और क्या कहते हैं पठानकोट से होते हुए डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ और अनंतनाग को जो कनेक्ट करेगा, और सेकंड अल्टरनेटिव रोड जो बनेगी। पहले तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जो जितेंद्र सिंह जी हैं वो रोज स्टेटमेंट, आए दिन तीसरे दिन स्टेटमेंट देते हैं वो पेपर्स में कि जी हमने प्रायोरिटी पे उसको लिया है। आज सरकार ने लिख दिया कि वो टनल प्रायोरिटी में नहीं है, पीएमडीपी में उसका कोई दैट प्रोडक्ट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड इन पीएमडीपी। इट्स सरप्राइज कि मिनिस्टर जो वहाँ थे स्टेट की तरफ से प्लानिंग और डेवलपमेंट अजय नंदा साहब, वो कुछ जवाब दे रहे थे, उनके बीच में इंटरवीन किया अपने नईम अख्तर साहब ने, वो कुछ जवाब दे रहे थे। जो लिख के दिया है वो ज़बानी बातों में नहीं है, तो उनके इस गलत जवाब पर वहाँ हंगामा हुआ क्योंकि मिनिस्टर साहब गलत बयानी से वहाँ जो है नईम अख्तर साहब ने गलत बयानी कर रहे थे वहाँ हाउस में। उनके उस गलत बयानी पर मैंने प्रोटेस्ट करके आया हूँ और मैंने कहा कि ये गलत बयानी मत करो, लिख के सरकार कुछ दे रही है और ज़बानी कुछ बोल रही है, लोगों को मत गुमराह करो, लोगों के साथ फ्रॉड बंद करो, और उस बात पर मैं प्रोटेस्ट करके आया हूँ। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही मुबारक गुल ने सरकार पर फूड सिक्योरिटी महकमे के खिलाफ नर्म रवैया अख्तियार करने का इल्जाम आयद किया। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार मुख्तलिफ स्कीमों में पार्टी कारकुनों को फायदा पहुंचा रही है। रियासती असेंबली में जो सवालात होते हैं, अगर हमने कई बार देखा और मुशाहिदा किया कि हर बार कहा जाता है कि पढ़ा हुआ तस्वुर किया जाए, चूँकि रियासती असेंबली के साबिक स्पीकर रहे हैं मुबारक गुल साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर लीडर। गुल साहब, ये जो पढ़ा हुआ तस्वुर किया जाए, इसके क्या माने निकाले जाएं? क्या मिनिस्टर के पास टाइम नहीं है? क्या इस सवाल की गहराई में जाने की कोशिश नहीं की गई? जी, मैंने ये उठाया जब ये स्पीकर साहब को मैंने पॉइंट मांगा, मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि ये हो सकता है पढ़ा हुआ तस्वुर, या जो कॉन्स्टिट्यूंसी रिलेटेड क्वेश्चन हो, यानी कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का कोई ईदगाह का सवाल हो तो मुझे मिनिस्टर जवाब दे तो मैं कहूँगा ये पढ़ा हुआ तस्वुर किया जाए, उसमें दूसरे लोगों का कंसर्न, ये प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस है। जब भी कोई जवाब होता है, ये जो इशू था आज राशन के बारे में, फेयर प्राइस शॉप के बारे में, ब्लैक मार्केटिंग के बारे में, अडल्ट्रेशन के बारे में, कितना लंबा सवाल था और एक ही सवाल मेंबर ने इस पर बोला, मैंने एतराज़ किया। मैंने कहा हम भी सुनते हैं कि मिनिस्टर का जवाब क्या है, हमारे पास जवाब नहीं होता है। जब मिनिस्टर साहब पढ़ते हैं तो हम भी सुनते हैं कि क्या इसमें है। तो यही हुआ कि अगर ये डिस्कस करते प्रॉपर्ली, सप्लीमेंट्री देते, इतना ये शोर नहीं उठता। हमने ये कहा कि जो सबसे पहले मैंने इनको कहा मिनिस्टर साहब को एफ के बारे में जवाब दीजिए, क्योंकि आज इतनी अडल्ट्रेशन है चीज़ों में, आज इतना मिलावट है चीज़ों में, उसके लिए भी इनका डिपार्टमेंट जिम्मेवार है। पिछले साल हमने देखा कि कई कंपनियों के खिलाफ कश्मीर में मुकदमा भी चला, सुप्रीम कोर्ट में फैसला लिया गया, लेकिन वहां से वो फिर बरी हो गया। मैं कहता हूँ बदकिस्मती की बात है, फूड एनालिस्ट नहीं है यहाँ पे। अगर कोई आइटम पकड़ा जाता है तो उसको जाना है लेबोरेटरी में उसको वो है ही नहीं। अब हम ये कहते हैं कि मिलावट के बारे में, इसको मैं कह रहा था मंत्री जी को, सख्त कानून लाइए आप। हम चाहते हैं लोगों को खांड मिले, लोगों को गैस मिले, और मेरी डिमांड ये है कि जो सिटी के लोग हैं उनको और कोई साधन नहीं होता है खाने पीने का, उनको राशन का जो कोटा है वो उनको बढ़ाया जाए। और आइए अब नजर डालेंगे चलते चलते 5 मिनट में 25 खबरों पर। राज्यसभा में बोले पीएम मोदी, कांग्रेस से पाक भारत मेरी नहीं महात्मा गांधी की सोच। लोकसभा में हंगामे के बीच पीएम मोदी का खिताब, कहा कांग्रेस ने देश तोड़ा बंटवारा किया, फिर भी देश आपके साथ रहा। कश्मीर तनाज़े को लेकर पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा अगर सरदार पटेल देश के पहले वजीर आजम होते तो कश्मीर की प्रॉब्लम नहीं होती। लोकसभा और राज्यसभा में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर एक के बाद एक तीर छोड़े, बोले कांग्रेस के गुनाहों की कीमत चुका रहा है मुल्क। राज्यसभा में पीएम के खिताब पर रेणुका चौधरी की हंसी पर पीएम ने तंज कसा, कहा रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी देखने को मिली है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर पलटवार, पूछा रोजगार और रफाल डील पर क्यों नहीं बोले पीएम।
राहुल गांधी ने कहा राफेल डील का सच देश के सामने आना चाहिए। फ्रांस से हुए समझौते की राफेल डील की कीमत क्यों छिपाई जा रही है। राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी के खिताब की तारीफ की, कहा उन्होंने सरकार के अचीवमेंट को सही तरीके से पार्लियामेंट में बताया। कटरा के टान गांव में लोगों ने खुले में फेंकी जा रही गंदगी को लेकर किया एहतजाज, कहा कूड़े फेंक कर लगा देते हैं आग। मगरबी पाकिस्तान से आए रिफ्यूजियों को जम्मू कश्मीर की मुस्तकिल शहरियत देने का मंसूबा फिलहाल सरकार के जेर गौर नहीं। रिलीफ और बाज़ आबादकारी के वज़ीर जावेद मुस्तफ़ा मीर ने तहरीरी जवाब के जरिए इसकी जानकारी दी। गुज़िश्ता रात कुपवाड़ा के अरमपोरा में आतिशज़दगी के सबब लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। किश्तवाड़ में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कांग्रेस पार्टी का एक रोजा कन्वेंशन मुनक्किद किया गया। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर की सदारत में इस प्रोग्राम में जिले भर के कांग्रेस कारकुनान हिस्सा लिया। कुलगाम के बटपोरा में पानी की किल्लत की वजह से लोगों का एहतजाज, लोगों को कई किलोमीटर सफर करके लाना पड़ता है पीने का पानी। त्राल में ICDS की जानिब से एक बेदारी कैंप का इनेकाद, कैंप में मरकजी सरकार की स्कीम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कई लोगों को बेदार किया गया। डोडा में लोगों ने महकमा तालीम के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। लोगों का कहना था कि इलाके में PG की क्लासें अभी तक शुरू नहीं की गई। पाकिस्तान को अमेरिका से लग सकता है बड़ा झटका, इकोनॉमिक मदद पर लग सकती है रोक। मालदीव में सदर अब्दुल्ला यामीन के आगे झुका सुप्रीम कोर्ट, 9 सियासी कैदियों को रिहा करने का हुक्म वापस। मालदीव के साबिक सदर मोहम्मद नाशिद को फिर से जेल जाना होगा। हिंदुस्तान ने मालदीव की हालत पर जाहिर की फिक्र। अबुधाबी में 44 गाड़ियां आपस में टकराई, हादसे में कार में सवार 22 लोग घायल हुए। बॉलीवुड स्टार ऋतिक रोशन ने बनारस में अपनी पहली बायोपिक सुपर 30 की शूटिंग शुरू कर दी है। फिल्म में ऋतिक की पहली झलक सामने आई। तनाज़े में फंसी कंगना रनावत की फिल्म राजपूतों के बाद बढ़ के ब्राह्मण, पद्मावत के बाद तनाज़ात में मणिकर्णिका। अक्षय कुमार वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए रखेंगे फिल्म पैडमैन की स्पेशल स्क्रीनिंग। समाजी इश्यूज पर बेस्ड फिल्म है, अक्षय को काफी उम्मीद। जुरासिक वर्ल्ड फैलन किंगडम का नया ट्रेलर रिलीज हो गया। इस बार डायनासोर्स पहले से ज्यादा खतरनाक दिखाए गए हैं। PV सिंधु की शानदार मुजाहरे के दम पर भारत ने एशिया टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप के अपने पहले मैच में हांगकांग को 3-2 से मात दी। भारत और जनूबी अफ्रीका के बीच खेले जा रहे तीसरे वनडे मुकाबले में भारत ने अब तक 45 ओवर में 6 विकेट खोकर 256 रन बना लिए हैं।